नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर पांचों वंशों का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने मुगल शासन के अंदर दोस्तों हमने बात कर ली थी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हुमायूं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। हुमायूं का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। सॉरी फ्रेंड्स, बाबर के बारे में हमने बात कर ली थी। बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक रहा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन करते हैं पहले। फिर बीच में दोस्तों शेरशाह सूरी आ जाते हैं, जो कि दोस्तों सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। और 1540 से 45 तक तो शेरशाह सूरी शासन करते हैं। और दोस्तों सूर्यवंश चलता है 1540 से लेकर के 1555 तक। इसके बाद 1555 में वापस दोस्तों हुमायूं एंट्री लेते हैं और हुमायूं दोस्तों वापस दोस्तों आ जाते हैं शासनकाल के अंदर। और 1555 से 56 के अंदर दोस्तों हुमायूं शासन करते हैं। इसके बाद हुमायूं का बेटा आता है दोस्तों अकबर। अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक शासन करता है। इसके बाद आता है अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करता है। और जहांगीर का बेटा आता है दोस्तों जिसको खुर्रम के नाम से जाना जाता था। बाद में दोस्तों जब इसने दक्षिण विजय प्राप्त की तो जहांगीर ने इसकी दोस्तों उपाधि रख दी शाहजहां। तो शाहजहां दोस्तों 1628 से लेकर के 1658 तक दोस्तों शासन करता है। और इसके बाद दोस्तों शाहजहां के शासनकाल के बाद में शाहजहां का बेटा आता है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों 1658 से 1707 तक दोस्तों शासन करता है। इन सभी दोस्तों शासकों के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले से आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो औरंगजेब जो था दोस्तों वो आता है। तो अब बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का जन्म दोस्तों 3 नवंबर 1618 को दोहद जो स्थान है दोस्तों गुजरात के अंदर है, यहाँ पर होता है। इसके जो पिता हैं दोस्तों, उस पिता का नाम था दोस्तों शाहजहां। दोस्तों शाहजहां को बचपन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था। और जो औरंगजेब हैं उनकी माता का नाम था दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम। इसी अर्जुमंद बानो बेगम के नाम पर दोस्तों ताजमहल बनवाया गया है। दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम जो मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाती थी। औरंगजेब के गुरु का नाम अगर आपको बताऊं दोस्तों तो वो था मीर मोहम्मद हकीम। ये दोस्तों औरंगजेब के गुरु थे। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों औरंगजेब की पत्नियों की। औरंगजेब की दोस्तों पत्नियों की अगर हम बात करें तो 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह है फारस राजघराने की राजकुमारी थी दोस्तों दिलरास बानो बेगम, जिसको दोस्तों राबिया उद दौरानी कहा जाता था। इस दिलरास बानो बेगम से हुआ था दोस्तों 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह। ये एक फारसी राजघराने की दोस्तों राजकुमारी थी और ये उसकी दोस्तों पहली पत्नी थी। औरंगजेब की पहली पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो दिलरास बानो बेगम है। इसके बाद बात करें दोस्तों पत्नी की, तो दोस्तों पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, नवाबबाई, औरंगाबादी महल, उदयपुरी महल आदि। इसके बाद हम बात करें पुत्रों की, तो दोस्तों मोहम्मद आजम शाह है, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम। इसके अलावा दोस्तों सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद काम बख्श, ये दोस्तों इसके पुत्र थे। बात करें दोस्तों इसकी कौन कौन सी बेटियां थी, तो दोस्तों जो बेटी थी वो जैब उन निसा, जिनत उन निसा, बदर उन निसा, जबत उन निसा। इसके अलावा मेहर उन निसा दोस्तों इसकी बेटियों के नाम हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों औरंगजेब की उपाधियाँ। औरंगजेब ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी, तो दोस्तों सबसे पहली उपाधि है बहादुर की। 15 वर्ष की आयु में दोस्तों एक बार आगरा में कुछ हाथियों ने हमला कर दिया था दोस्तों। आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहाँ पर दोस्तों मुगल शासन कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों कुछ हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई दोस्तों। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी के साथ में अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन हाथियों से दोस्तों मुकाबला किया। यह देख करके इसके पिता जो शाहजहां थे दोस्तों वो बहुत खुश हुए और औरंगजेब को दोस्तों बहादुर की उपाधि दे देते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसकी एक उपाधि थी आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है दोस्तों विश्व का विजेता। आलमगीर नाम से भी दोस्तों औरंगजेब को जाना जाता था। शाही पोशाक में एक दरवेश, तो दोस्तों ये भी एक उपाधि थी। सादा रहन सहन एवं शराब न पीने के कारण इसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसकी उपाधियों की अगर हम बात करें तो जिंदा पीर। औरंगजेब इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करता था, इसलिए इसे दोस्तों जिंदा पीर कहा गया। जिंदा पीर का मतलब है दोस्तों साक्षात भगवान का अवतार ले लेना। इसके अलावा दोस्तों है हाफिज। हाफिज भी उपाधि थी दोस्तों। औरंगजेब को पूरा कुरान कंठस्थ था, इसलिए इसे हाफिज कहा गया। कुरान दोस्तों इसको मुँह ज़बानी याद था औरंगजेब को, इस कारण इसको क्या उपाधि दी गई दोस्तों, हाफिज कहा गया इसको। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी उपाधि थी
अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर इसने यह उपाधि धारण की थी दोस्तों। प्रत्येक दोस्तों जो शासक होता है वो अपने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण करता है। जो औरंगजेब ने उपाधि धारण करी वो थी दोस्तों अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ये दोस्तों औरंगजेब की उपाधि थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करें औरंगजेब के राज्याभिषेक की, तो दोस्तों औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। इसका कारण यह है कि औरंगजेब अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो शाहजहां था उसके जो पुत्र हैं वो शाह शुजा वगैरह आपस में लड़ने लगते हैं। इसके कारण दोस्तों औरंगजेब का 2 बार दोस्तों राज्याभिषेक होता है उत्तराधिकारी युद्ध के चलते हुए। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात दोस्तों औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था। उसका विद्रोह उसके भाई दारा शिकोह के साथ आगे चलता रहा और दोस्तों अंत में जब वह देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को परास्त कर देता है तब अंतिम रूप से दोस्तों परास्त करने के बाद पुनः 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाता है। दोस्तों देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को अंतिम रूप से परास्त कर देता है, यानी कि अब दारा शिकोह से नहीं लड़ पाएगा। इस तरह दोस्तों अंतिम निर्णायक लेने के बाद में वापस में दोस्तों औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवाता है 15 जून 1659 ईस्वी को, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रमुख विद्रोह और युद्ध अभियानों की। औरंगजेब के समय हुए प्रमुख विद्रोह और युद्ध अभियानों में अगर हम देखें तो औरंगजेब की इन नीतियों की वजह से उसे कई विद्रोह का सामना करना पड़ा और इसके अलावा साम्राज्य विस्तार में उसने कई विजय भी हासिल करी थी दोस्तों बात कर लेते हैं विद्रोह में। सबसे पहले जाटों का विद्रोह है। पहला संगठित विद्रोह था दोस्तों, जिसके दोस्तों गोकुल थे जिसके अंदर मुख्य, यह औरंगजेब के खिलाफ किया गया पहला संगठित विद्रोह था जो दिल्ली और आगरा के जाटों ने किया था दोस्तों। किसानों ने, काश्तकारों और मजदूर वर्ग के लोगों ने यह विद्रोह किया था और इसमें दोस्तों सामंतों का मुख्य हाथ था दोस्तों। यह विद्रोह आर्थिक परिस्थितियों को लेकर हुआ था दोस्तों। जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी, इकोनॉमिकल कंडीशंस, उनको लेकर के दोस्तों ये विद्रोह किया गया था। जाटों का प्रथम संगठित विद्रोह दोस्तों 1669 ईस्वी में गोकुल नामक जाट सरदार के नेतृत्व में हुआ था। ये दोस्तों मुख्य व्यक्ति था और गोकुल नामक जाट सरदार जो था इसने नेतृत्व किया था जाटों के विद्रोह का। ये दोस्तों जाटों का प्रथम संगठित विद्रोह था 1669 ईस्वी में हुआ था। अंततः 1670 में तिलपत के युद्ध में हसन अली खान ने जाटों के विद्रोह को समाप्त कर दिया और गोकुल को दोस्तों बंदी बना करके दोस्तों मार दिया गया। इसके बाद है दोस्तों दूसरा संगठित विद्रोह राजाराम के द्वारा किया गया। गोकुल के बाद में दोस्तों 1685 ईस्वी में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह राजाराम के नेतृत्व में हुआ दोस्तों। इस विद्रोह में जाटों ने छापामार हमले तथा लूटमार की थी दोस्तों, यानी कि दोस्तों मुगलों के अंदर छापे मारे गए और लूटपाट मचा दी गई थी। इसने देखा कि अगर धार्मिक कट्टरता का परिचय औरंगजेब दे रहा है तो हम भी उसी प्रकार परिचय देंगे। इस तरह से उसने औरंगजेब को चिढ़ाने और दुख पहुंचाने के लिए अकबर की कब्र खुदवाई और अकबर की कब्र में से जो भी हड्डियां बाहर निकल कर आई इसने उसको जला दिया दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जो राजाराम जाट था इसने दोस्तों अकबर की हड्डियां निकलवाई थी। ऐसा कौन सा दोस्तों नेता था या ऐसा कौन सा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था जिसने दोस्तों अकबर की कब्र खुदवाई थी? तो राजाराम जाट ने दोस्तों अकबर की कब्र खुदवाई, उसकी हड्डियां बाहर निकाली और उनको जला दिया दोस्तों। ये दोस्तों राजाराम जाट ने अपने जाट विद्रोह में किया और इस घटना के बाद में औरंगजेब को दोस्तों ये अच्छी बात नहीं लगी कि उसकी जो पूर्वज था अकबर, उसकी दोस्तों हड्डियां जला दी गई। यह घटना औरंगजेब को काफ़ी दुखी कर गई और उसने दोस्तों राजाराम की हत्या करवा दी। राजाराम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूड़ामणि ने जाटों का नेतृत्व किया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में दोस्तों हो गई थी। तब तक जाट छोटे मोटे रूप में विद्रोह में शामिल रहते हैं और यह विद्रोह पूरी तरह से कभी नहीं रहता, लेकिन फिर भी राजाराम की हत्या के बाद जाटों का विद्रोह काफ़ी सीमित हो गया था दोस्तों। राजाराम दोस्तों एक मुख्य लीडर थे जाटों के अंदर, जिनके बाद में दोस्तों, जिनकी मृत्यु के बाद में दोस्तों ये विद्रोह उस रूप से उभर कर नहीं आ पाया जिस तरह से आना चाहिए था। इसके बाद में है दोस्तों सतनामियों का विद्रोह या मुंडिया विद्रोह की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह विद्रोह 1672 ईस्वी में नारनौल एवं महेंद्रगढ़, जो कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, हरियाणा के अंदर आते हैं,
इस हरियाणा के आसपास के भूभाग में रहने वाले सतनामियों द्वारा किया गया था, जिन्हें मुंडिया कहा जाता था, क्योंकि वे हमेशा बाल मुंडवा कर रखते थे दोस्तों, सिर पर बाल नहीं रखते थे ये लोग, इस कारण इनको मुंडिया कहा जाता था। इन्होंने भी दोस्तों इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में दोस्तों विद्रोह किया था, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया था दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों सिख विद्रोह है। दोस्तों बात करें सिख विद्रोह की, तो सिख विद्रोह पूरी तरह से धार्मिक विषय के संबंध में था। इन्होंने भी इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया था, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को बड़ी आसानी से दबा दिया था दोस्तों। इस समय जो सिखों के गुरु थे वे नवे गुरु थे दोस्तों तेग बहादुर। उसने यह प्रयास किया कि अगर हम गुरु तेग बहादुर को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करा दें तो सारा सिख संप्रदाय स्वयं ही इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार उसने सिखों के गुरु को ही दोस्तों इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलवाया, परंतु गुरु तेग बहादुर ने इसको अस्वीकार किया और विद्रोह किया और फिर उन्हें पकड़कर दिल्ली ले जाया गया दोस्तों। गुरु तेग बहादुर को दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में शीशगंज के पास 1675 में दोस्तों गुरु तेग बहादुर को सर से अलग कर दिया गया दोस्तों, सर कलम कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर का सर काट दिया गया था दोस्तों दिल्ली के अंदर शीशगंज के पास में। 1675 की बात है। सर अलग करने से पहले सिख गुरु तेग बहादुर को 5 दिन गंभीर यातनाएं दी गई और उनके सहयोगियों को भी गंभीर यातनाएं दी गई और फिर भी दोस्तों उनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। इसके बावजूद दोस्तों इन्होंने दोस्तों इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। उन्होंने भी औरंगजेब का विद्रोह किया और उसके खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। हालांकि इस विद्रोह के क्रम में उनके भी पुत्र भी उनसे दूर हो गए, यानी उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने औरंगजेब को दोस्तों औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की। और जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने भी दोस्तों इस्लाम स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। बाद में 1682 में औरंगजेब दक्षिण की तरफ चला जाता है और सिख उत्तर भारत में विद्रोह को जारी रखते हैं और अंत में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब बहादुर शाह के समय में सिखों और मुगलों में एक प्रकार का समझौता हो जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों राजपूतों के विद्रोह की, तो दोस्तों राजपूत शासक अकबर के समय से मुगलों के काफ़ी सहयोगी हो गए थे। राजपूत जो शासक थे दोस्तों वो अकबर के समय से ही मुगलों के काफ़ी सहयोगी हो गए थे, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो आमेर के राजा थे भारमल, उन्होंने अपनी जो पुत्री थी हरकाबाई, उनका विवाह दोस्तों मुगलों में एक जो शासक आए थे अकबर, उनसे दोस्तों अपनी पुत्री की शादी करवा दी थी। तब से दोस्तों राजपूत जो शासक होते थे वो अकबर के समय से ही मुगलों के काफ़ी सहयोगी हो गए थे। परंतु जब औरंगजेब आता है और उसकी धार्मिक कट्टरता सामने आती है, तब राजपूत भी मुगलों से दूर होने लगे थे दोस्तों। इसमें मारवाड़ और मेवाड़ जो है वे मुगलों के विद्रोह में उभर कर आते हैं। इसका कारण यह था कि मुगल इनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे दोस्तों। मेवाड़ और मारवाड़ के दोस्तों जो लोग थे वो हिंदू राजपूत थे और हिंदू राजपूतों के अंदर दोस्तों जो मुगल शासक थे वो हस्तक्षेप करने लगे थे और औरंगजेब इन पर शासन करने की नीति काफ़ी कठोर अपना रहा था दोस्तों, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ ने दोस्तों विद्रोह करना उचित समझा। इस विद्रोह के क्रम में दोनों को दबा दिया जाता है और दोनों पर विजय स्थापित कर ली जाती है दोस्तों।